वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी बीए 5th सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो पहला पेपर जो है उसका ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो आपको दे दिए हैं। सेकेंड पेपर जो है उसके बारे में आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सेकंड पेपर की बात अगर करी जाए तो आप जब थर्ड ईयर में होते हैं तो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आप पहुंचे हैं तो भी यानी 5th सेमेस्टर में भी आपके 2 पेपर होंगे और 6th सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो भी आपके 2 पेपर होंगे। तो सोशियोलॉजी का ये जो दूसरा पेपर है इसका क्या नाम है? इसका नाम है सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान पद्धति पहले आप पढ़ते थे बीए थर्ड ईयर के पेपर 2 में सोशियोलॉजी में। ठीक है, लेकिन अब क्या पढ़ना है आपको? अब पढ़ना है सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति। बात वही है, कुछ सिलेबस बदला नहीं है, बस थोड़ा सा क्या हुआ है, नाम में चेंज हो गया है, कोर्स टाइटल में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति में हमको एक प्रकार से क्या पढ़ना है। यूनिट 1 चैप्टर 1 के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। यह लेक्चर मैं आपको बता दूं 2024 के छात्र छात्राओं के लिए 25 में जो छात्र छात्राएँ परीक्षा देंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर की उनके लिए। इसके अलावा जो छात्र छात्राएँ 26 में 27 में परीक्षा देंगे सभी में यही सिलेबस होने वाला है। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 यानी ये पहली क्लास होगी। इससे पहले सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है, सिलेबस यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, वैसे पड़ा हुआ अभी प्लेलिस्ट मैंने बनाई नहीं, लेकिन 1-2 दिन में मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। प्लेलिस्ट में सबसे पहले सिलेबस, फिर उसके बाद में चैप्टर 1, फिर 2, 3 इसी प्रकार से मिलता रहेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप के जो कुछ वीडियोज़ होंगे वो आपको मिल जाएंगे, लिखित टाइप के जो मॉडल पेपर्स होंगे और ऑब्जेक्टिव के दोनों आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति के चैप्टर 1 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सामाजिक अनुसंधान के बारे में जानेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में आपको सामाजिक अनुसंधान के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, महत्व, उद्देश्य, उसका प्रकार, उसके चरण, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। मुख्य रूप से आपको बताऊं कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं या किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना होता है। जब आप उस सब्जेक्ट को जान लेते हैं फिर आप देखते हैं कि भाई हमारे सिलेबस में क्या संकलित है। जैसे आपको सोशियोलॉजी पढ़ना तो सबसे पहले आप ये पता करो कि सोशियोलॉजी है क्या, और वो पता कर चुके हैं आप 1st सेमेस्टर में ही, 2nd सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में आप वो सब पढ़ते आ रहे हैं। तो सोशियोलॉजी क्या है ये आप जान गए हैं, लेकिन सोशियोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी पड़ती हैं। तो अब उनमें कोर्स टाइटल पर हम डिपेंड होंगे, यानी कि पेपर का क्या नाम है। अब पेपर का नाम है सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति। अब सामाजिक विज्ञान तो ये जर्नल सी बात हो गई, सभी लोग जानते हैं। अनुसंधान पद्धति, चूंकि इस अनुसंधान माने होता है शोध एक टाइप का। ठीक है, नवीन तथ्यों की खोज करना, उसको बोलते हैं शोध करना, अनुसंधान करना। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान का क्या महत्व है, अनुसंधान से सामाजिक विज्ञान का क्या लेना देना है, क्या संबंध है, इन चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। सामाजिक अनुसंधान दरअसल है क्या, इसको हम क्लेरिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना है सामाजिक अनुसंधान के बारे में, जानना है कि सामाजिक अनुसंधान है क्या। आइए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा, यानी मीनिंग क्या होगी सामाजिक अनुसंधान की। ठीक है, सोशल रिसर्च की, सोशल रिसर्च मेथड जो होगा उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सामाजिक अनुसंधान की अगर बात की जाए तो इसका सीधा सा मतलब होता है, अनुसंधान का सीधा सा मतलब समझिए। सामाजिक का मतलब तो आप समझते हैं, सामाजिक का मतलब आप समझते हैं, सोशल होता है सामाजिक का मतलब। ठीक है, यानी सामाजिकता से जुड़ा हुआ। लेकिन अनुसंधान जो होता है कई क्षेत्रों में होता है। सोशल यानी सामाजिक क्षेत्रों में तो हम पढ़ने ही जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो अनुसंधान होता है ये हर विषय में अनुसंधान होता है, क्योंकि हर विषय में कहीं ना कहीं पे कई सारी विधियों का प्रयोग करके कुछ ना कुछ खोज और एक प्रकार से तथ्यों की जानकारी हमेशा के लिए एक प्रकार से छानबीन या खोजबीन जारी ही रहती है। तो इसी प्रकार सोशियोलॉजी में भी जारी है, उसी को बोलते हैं अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है दिशाओं में जाना अर्थात खोज करना, दिशाओं में जाना अर्थात खोज करना। अनुसंधान का सीधा सा अर्थ, शाब्दिक अर्थ अगर समझेंगे तो अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है, आप लिखेंगे दिशाओं में जाना
अर्थात खोज करना, ये होता है अनुसंधान शब्द का अर्थ। यानी अनुसंधान का क्या मतलब होता है, सीधा सा अनुसंधान का मतलब होता है दिशाओं में जाना। ठीक है, दिशाओं में क्यों जाएंगे, खोज करने के लिए, नए ज्ञान के लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब होता है अनुसंधान का कि खोज करना, नवीन तथ्यों की खोज करना। तो खोज करना, किसकी खोज करना, प्रश्न ये उठता है, सामाजिक तथ्यों की खोज करना, सोशल फैक्ट के बारे में जानकारी ग्रहण करना, सोशल फैक्ट के बारे में बताना, सोशल फैक्ट को जान करके उसके बाद में उस डाटा को इकट्ठा करके और इकट्ठा करने के बाद में एक प्राक कल्पना तैयार करना, या प्राक कल्पना तैयार करने के बाद में उसका विश्लेषण और विवेचन करने के तदुपरांत समानवीकरण, और समानवीकरण मतलब एक प्रकार से नियम बनाना, कायदे बनाना। ठीक है, इन चीज़ों को एक प्रकार से या एक नियम या एक संकल्पना प्रस्तुत करना। तो ये सब तथ्यों की जब आप खोज करेंगे तो आप बड़े बड़े नियम और कई सारे नियम कायदे बताएंगे, सामाजिक मापदंड फिक्स करेंगे, कई सारी चीज़ें आप बताएंगे। तो दिशाओं में जाना अर्थात खोज करना, है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ होता है। अब परिभाषा की अगर बात करें हम कि परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा देखिए, एक विद्वानों ने तो परिभाषा दी नहीं है, अलग अलग विद्वान हुए हैं और सभी विद्वान एक मत के नहीं होते हैं। यही तो एक प्रकार से सोशियोलॉजी में थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि कई सारे विद्वान लोग बताते हैं। हालांकि विद्वानों को यहाँ पर पढ़ाने का मकसद मेरा ये है, अपना खुद का मैं आपको बता रहा हूँ कि विद्वानों को पढ़ने का इसलिए मतलब होता है क्योंकि उनके द्वारा जो चीज़ें उस टॉपिक पर बताई गई हैं या उस टॉपिक पर उन्होंने जो रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, उन्होंने जो उस टॉपिक पर रिसर्च किया है, उन्होंने क्या रिसर्च किया है, तो आपको उन्होंने जितना मेहनत करी उतना मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, या जितना मेहनत मैंने आपके चैप्टर को पढ़ने में लगाया है उतनी मेहनत शायद आपको अपने चैप्टर को समझने में ना लगे, क्योंकि मैं बहुत सारी मेहनत करके ऑलरेडी आपके समक्ष आ चुका हूँ। तो मैं आपको सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपको किसी बात की कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे सामाजिक अनुसंधान, जो इसमें जो तमाम प्रकार के जो विद्वान हैं, जो इनकी परिभाषाएं दी गई हैं, इन्होंने बहुत अध्ययन किया है, बहुत शोध किया है, बहुत अनुसंधान किया है, और इन अनुसंधान, शोध और ये कई प्रकार की चीज़ों को करने के बाद में, तमाम अनुभवों को इकट्ठा करने के बाद में, ये विद्वान जो होते हैं अपने मंतव्यों को किसी मुद्दे के प्रति रखते हैं, किसी मुद्दे को लेकर के वो अपने वक्तव्य देते हैं, बोलते हैं कि भाई ये मुद्दा ये है, इस टॉपिक की परिभाषा ये है। समझ रहे हैं चीज़ों को, इसीलिए इनके विचारों को हमको पढ़ना होता है। इनके विचारों को पढ़ने का क्या तात्पर्य है और पढ़ना क्यों चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनके विचारों को पढ़ने का आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या फायदा है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि व्यवस्थित जानकारी जो सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में की जाती है, सामाजिक शोध कहलाती है। सामाजिक शोध की परिभाषा को देते हुए या सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा को देते हुए किस विद्वान ने ये कहा है, तो आपको ऑप्शन में देगा किम्बल यंग, आपको ऑप्शन में देगा कुक, आपको ऑप्शन में देगा मोजर और मुनरो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मोजर। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर 3-4 विद्वानों की परिभाषाओं का पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आप 3-4 विद्वानों के परिभाषाओं को पढ़ेंगे तो तीनों चारों विद्वानों की विचारधाराओं के बारे में आप जान पाएंगे, और जब तीनों चारों की विचारधाराओं को जान पाएंगे तो एक समन्वित विचार उस टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपके ذहन में बैठेंगे। यानी सभी की चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके एक अपनी परिभाषा आप बना करके कॉपी में लिख देंगे, और जब ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर बहुत प्रभावित होगा, और एग्जामिनर प्रभावित एक प्रकार से हो गया तो नंबर की बौछार होने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो नंबर अगर आपको अच्छा लाना है बीए में, और एक प्रकार से आपको एक प्रकार से तैयारी भी करनी है, या आपको टैलेंटेड होना है, उस विषय में अच्छी जानकारी ग्रहण करनी है, तो आप 3-4 विद्वानों की परिभाषाओं को हमेशा याद रखें, या 3-4 विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में एक अपनी परिभाषा जरूर बनाएं, और उस परिभाषा को लिखित टाइप के एग्जाम में लिख करके आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो याद करने के 2 फायदे यहाँ पर होंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा में और एक लिखित परीक्षा में फायदा होगा कि आप जानकारी ग्रहण कर पाएंगे और लिख पाएंगे। क्लियर? तो आइए समझते, पहली परिभाषा है मोजर। मोजर महोदय बड़े सरल भाषा में बताते हैं कि व्यवस्थित जानकारी, कैसी व्यवस्थित जानकारी, या व्यवस्थित जानकारी जो क्या करती है, सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में की जाती है। यानी व्यवस्थित जानकारी जो सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में की जाती है या फिर दी जाती है, वही सामाजिक शोध कही जाती है। समझ रहे चीज़ों को, यानी सब व्यवस्थित जानकारी, एक व्यवस्थित जानकारी की बात हो रही है यहाँ पर। व्यवस्थित जानकारी जो होती है ये किस में दी जाती है, विज्ञान में दी जाती है। तो यहीं से सामाजिक अनुसंधान की पद्धति क्लियर हुई कि जो सोशल रिसर्च है वो कैसा है, वो वैज्ञानिक है।
सोशल रिसर्च की प्रकृति कैसी है, सोशल रिसर्च की जो नेचर है वो कैसा है, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, और इसमें जो प्रयोग होने वाली प्रविधियां हैं सोशल रिसर्च को अपनाने की वो वैज्ञानिक विधियां हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके चूंकि सोशल रिसर्च के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और इसीलिए इसकी प्रकृति भी वैज्ञानिक है। और मोजर महोदय इस बात पर मोहर लगाते हैं कि व्यवस्थित जानकारी यानी विज्ञान, पहली बात यहाँ पर व्यवस्थित जानकारी का मतलब विज्ञान, सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और यहाँ पर बात व्यवस्थित जानकारी की हो रही है। मोजर कहते हैं व्यवस्थित जानकारी जो सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं के संबंध में की जाती है। क्या व्यवस्थित जानकारी इकट्ठा की जाती है किसके संबंध में, सामाजिक घटनाओं के संबंध में और सामाजिक समस्याओं के संबंध में। सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं के संबंध में जो जानकारी इकट्ठा की जाती है, जो जानकारी व्यवस्थित की जाती है, उसी जानकारी को हम सामाजिक शोध कहते हैं या सोशल रिसर्च कहते हैं या फिर सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक शोध का तात्पर्य एक ही है, बस शब्दों का अंतर है मेरे भैया, ये बात ध्यान रखिएगा। बिल्कुल अगर इस परिभाषा में 1% का कोई डाउट हो, वीडियो को डिसलाइक मार करके चले जाना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को बिना लाइक कि आप जा नहीं सकते, आप लाइक करके ही जाइएगा अगर समझ में आ रहा है। समझ में गए कि भाई सामाजिक अनुसंधान है क्या, सामाजिक घटनाएं, बहुत सारी सामाजिक घटनाएं हैं जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ये सब क्रांतियां हुई। समाजशास्त्र का उद्भव 1838 में, अगस्त कॉम्ट फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं। उसके बाद में आप धीरे धीरे देखते हैं किस प्रकार से अगस्त कॉम्ट से आते आते और आज तक समाज जो बना है उसमें चाहे मैकाइवर पेज की बात करें, चाहे अगस्त कॉम्ट की बात करें, चाहे मैक्स वेबर की बात करें, गिलिन और गिलन की बात करें, हम कार्ल मार्क्स की बात करें, ठीक है, वेवलिन की बात करें या अन्य किसी की बात करें, तो ये सारे के सारे विद्वानों ने कहीं ना कहीं पे समाजशास्त्र की प्रगति करवाई है। और उसको आगे बढ़ा हर्बर्ट स्पेंसर की बात कर ले तो ये सब क्या है, सामाजिक घटनाएं। और समाज में बहुत सारी घटनाएं ऐसी आपको देखने को मिलती हैं जो कि जरूरी नहीं कि समाजशास्त्री के ही कालखंड में घटित हुई हों, तो सामाजिक घटनाएं बहुत सारी होती हैं। तो उन्हीं सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित जानकारी और सामाजिक समस्याएं बहुत सारी होती हैं। सामाजिक समस्याओं में जैसे निर्धनता एक सामाजिक समस्या है, जैसे विवाह एक मतलब विवाह बोल रहा हूँ, विवाह विच्छेद एक सामाजिक समस्या है। इसके अलावा जो है वृद्धों की एक समस्याएं, वृद्धों की समस्याएं होती हैं। इसके अलावा आप देखते हैं तलाक की समस्या यानी विवाह विच्छेद की समस्या वही हो गई। इसके अलावा जो है पारिवारिक विघटन की समस्या हो गई और तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जिन समस्याओं का व्यवस्थित तरीके से खोजबीन करना, उसके संबंध में एक व्यवस्थित जानकारी प्रस्तुत करना सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं के बारे में, वही है सामाजिक शोध, ये बताया मोजर ने। इसके बाद में आते हैं कौन भाई, इसके बाद में आते हैं किम्बल यंग। किम्बल यंग बड़े जबरदस्त समाजशास्त्री हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक तथ्य परस्पर, सामाजिक तथ्य, यहाँ पर बात किसकी हो रही, तथ्यों की हो रही। तथ्य मतलब होता है अंग्रेजी में, तथ्य मतलब क्या होता है, तथ्य का मतलब होता है फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है, तथ्य या फैक्ट का मतलब होता है सत्य, यथार्थ। समझ रहे चीजों को, जिसमें इफ बट नहीं होती है, उसमें संदेह जैसी कोई बात नहीं होती, आर या तो पार की बात होती है। तो सामाजिक तथ्य जब वो क्या होते हैं, परस्पर। सामाजिक तथ्य, चूंकि सामाजिक तथ्य एक तो होते नहीं, कई सारे सामाजिक तथ्य होते हैं, तो आपस में या परस्पर सामाजिक तथ्य संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज और विश्लेषण ही सामाजिक शोध है। मतलब कि सामाजिक तथ्य परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज जो होती है, किसकी, सामाजिक तथ्य की परस्पर संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं। अब संबंधित प्रक्रियाएं, एक तथ्य दूसरे तथ्य के बीच की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो रिलेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोग्रेस मतलब जो प्रोसेस होती हैं एक दूसरे तथ्यों के बीच में या फैक्ट के बीच में, उन्हीं की विधिवत खोज और उन्हीं तथ्यों का विश्लेषण, उन्हीं तथ्यों की खोज और उन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक शोध या सोशल रिसर्च कहलाता है या सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ये बताया किसने, यंग महोदय ने। इसके बाद में आते हैं कुक महोदय। कुक महोदय कहते हैं कि भैया मोजर और यंग तू ही खाली परिभाषा नहीं दे सकते हो, हमहू बहुत परिभाषा दिए जानी थे, हमहू पढ़े लिखे है और परिभाषा हमहू देवे। तो किम्बल यंग और मोजर कहें कि हाँ ठीक है भैया तू परिभाषा दियो, हम रोकब ना आपका, ठीक है। तो ये कहा लगे कुक बड़े गदगद बाड़ी माँ। कुक महोदय कहें कि किसी समस्या के संदर्भ में, यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, किसी समस्या की। अब समस्या की बात पहले कौन कर चुका है, ऑलरेडी मोजर कर चुके हैं एक बार समस्या के बारे में बात, वो समस्याओं की बात वहाँ पर कर चुके हैं। अब कुक कहते हैं किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से
ईमानदारी विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों और उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही सामाजिक शोध या सामाजिक क्या होता है, सामाजिक अनुसंधान होता है। समझ रहे चीजों को? क्या कहा इन्होंने? किसी समस्या के संदर्भ में, कोई समस्या है उसके संदर्भ में ईमानदारी विस्तार तथा ईमानदारी का विस्तार उस समस्या के बारे में कि भाई वो समस्या क्या समस्या थी, वास्तविक समस्या क्या थी, इसके बारे में एकदम फैक्ट जानकारी, ईमानदारी से उस पर रिसर्च करना। तो ईमानदारी से उसका विस्तार और बुद्धिमानी से यहाँ पर ईमानदारी से उस समस्या का विस्तार करना और बुद्धिमानी से तथ्यों का क्या करना, तथ्यों का और उनके अर्थ का, जो तथ्य हैं उनके अर्थ का उपयोगिता, कि उस तथ्य का अर्थ क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसकी खोज करना ही सामाजिक शोध कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक उपयोगिता की खोज करना, किसकी, यानी सामाजिक तथ्य जो होते खास करके किसी समस्या का एक प्रकार से ईमानदारी विस्तार और बुद्धिमानी से क्या करना, तथ्यों का, किसके तथ्यों का, किसी समस्या के तथ्यों का, किसी समस्या के तथ्यों का ईमानदारी से और बुद्धिमानी से उनका अर्थ और उसकी उपयोगिता को ज्ञात कर लेना, उपयोगिता की खोज कर लेना कि इसकी उपयोगिता है क्या, वही होता है सामाजिक रिसर्च या सोशल रिसर्च या सामाजिक एक प्रकार से अनुसंधान या सामाजिक शोध। ठीक है, इसके बाद में मुनरो आते हैं। मुनरो कहते तू ही तीनों जने परिभाषा ना दे पेबो, हमारे मुँह है और हमहू बोल सकित है, हमहू परिभाषा देबे। तो मुनरो कहीं, मुनरो जब ये बात सुनिन कुक महोदय कहीं ठीक है तुहू दे दियो, कोनो बात नहीं है, कहीं अच्छा, कहीं ठीक है। तो मुनरो कहे लगे कि शोध जो होता है वो क्या है, उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है। अभी तक बात समस्याओं की जरूर हो रही थी मेरे महोदय, मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन बात समस्याओं की थी कि भाई समस्या क्या है, किस समस्या की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो मुनरो उसको एक प्रकार से क्लासिफाई करते हैं और कहते हैं कि शोध उन समस्याओं के अध्ययन की क्या है, एक विधि है, एक मेथड है। क्या एक मेथड है? शोध जो होता है एक मेथड है। किसका मेथड है? समस्याओं के अध्ययन का मेथड है। शोध क्या है? शोध क्या है? अनुसंधान क्या है? शोध या अनुसंधान है समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है, समस्याओं के अध्ययन का एक मेथड है। कौन सी समस्याओं का अध्ययन? उन समस्याओं का जो या जिन्हें अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना होता है। किसके समाधान की बात कर रहा है यहां पर? समस्याओं के समाधान की बात कर रहा है। कौन से समस्याएं? सामाजिक समस्याओं के समाधान की बात। पूर्ण अथवा अपूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना होता है। किनको ढूंढना होता है? उन सामाजिक समस्याओं के अध्ययन की, मतलब शोध जो होता है उन समस्याओं के अध्ययन की विधि होती है जिन्हें, यानी कैसी विधि होती है, समस्याएं कैसी होती हैं? ऐसी विधि होती है जिन्हें अपूर्ण, उस विधि के द्वारा अपूर्ण या पूर्ण समाधान के तथ्य, यानी उस समस्या के समाधान के तथ्य जो होते हैं उन तथ्यों के आधार पर हमको ये ढूंढना होता है कि वो समस्या है क्या और समस्या का समाधान क्या है। ठीक है, ये हो गया आपका परिभाषा। तो सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा और अर्थ जाहिर सी बात है आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे आप देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य की बात मैं करूंगा। सामाजिक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है और क्या प्रकार होते हैं। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य की अगर बात की जाए, प्रकार की बात की जाए, तो इसमें देखिए सामाजिक अनुसंधान के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं और उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर सामाजिक अनुसंधान के प्रकार को डिसाइड किया गया है। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है भाई सैद्धांतिक उद्देश्य और एक है व्यवहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य की बात की जाए, सैद्धांतिक उद्देश्य जो होते हैं ये मूलतः पठन पाठन के लिए किए जाते हैं, केवल शिक्षा में किए जाते हैं, केवल सिद्धांतों को एक प्रकार से बनाने के लिए किए जाते हैं शोध, ताकि सिद्धांतों का बनाया जाए, प्राक कल्पना का निर्माण किया जाए, जिससे विषय वस्तु एक प्रकार से अध्यापकों या बच्चों के पठन पाठन के लिए उपयोगी हो। यानी इसमें एक प्रकार से ये सिद्धांतों को ध्यान में रख करके
उद्देश्य जो होता है, एक ऐसा उद्देश्य यानी ऐसा सामाजिक अनुसंधान जो कि जिसका उद्देश्य सैद्धांतिक होता है। दूसरा है व्यवहारिक, यानी जिससे आम जनमानस का फायदा होता है इससे, ठीक है, समाज में रह रहे लोगों का फायदा होता है इससे, सामाजिक लोगों का फायदा होता है व्यवहारिक अनुसंधान से, जिसका उपयोग सभी समाज के लोग कर सकते हैं। ऐसा कोई शोध, ऐसा कोई रिसर्च जिससे सामाजिक के सभी लोग एक प्रकार से लाभान्वित हों, उस प्रकार का शोध जो होता है व्यवहारिक शोध होता है, ठीक है। तो दो उद्देश्य होते हैं, सामाजिक उद्देश्य मतलब सामाजिक अनुसंधान के, एक सैद्धांतिक उद्देश्य और एक व्यवहारिक उद्देश्य। अब प्रकार की अगर बात करें तो प्रकार में देखिए, प्रकार अगर सामाजिक अनुसंधान के प्रकार की बात करें तो इसी के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि दो प्रकार का होता है। एक तो सैद्धांतिक या शुद्ध या मौलिक सामाजिक अनुसंधान। शुद्ध या मौलिक सामाजिक अनुसंधान की अगर बात करें तो ये उस प्रकार का सामाजिक अनुसंधान होता है जो कि एक प्रकार से मूलतः सिद्धांतों को एक प्रकार से डिफाइन करता है, सिद्धांतों के बारे में बताता है, और वो सिद्धांत एक प्रकार से जर्नल नहीं होते हैं, वो सिद्धांत एक प्रकार से एक विशिष्ट होते हैं, सामान्य नहीं होते हैं, वो विशिष्ट एक विषय वस्तु के लिए होते हैं, ठीक है, आम जनमानस के लिए नहीं होते। और दूसरा जो प्रकार है अनुसंधान का वो होता है सामाजिक मतलब व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान। व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान में समाज में एक प्रकार से ऐसा अनुसंधान किया जाता है जिससे लोगों का फायदा होता है और लोग उससे लाभान्वित होते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, समाज के आम जनमानस के लिए शोध करना, ठीक है। तो ये हो गया शोध के दोनों प्रकार और शोध के दो उद्देश्य। तो उद्देश्य के वो पूछे तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं, और सैद्धांतिक या शुद्ध अथवा मौलिक सामाजिक अनुसंधान या व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान, ये दो प्रकार के सामाजिक अनुसंधान होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें। तो ये हो गया सामाजिक अनुसंधान के बारे में कुछ बातें जिसके बारे में हमने बताया। सैद्धांतिक या शुद्ध मौलिक अनुसंधान होता है जो अनुसंधान सामाजिक जीवन अथवा घटनाओं के संबंध में शुद्ध अथवा मौलिक सिद्धांतों और नियमों की खोज या निर्माण के लिए किया जाता है, उसे शुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान कहते हैं। व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान ये होता है यानी जिस अनुसंधान का संबंध सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से होता है उसे व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम समझेंगे सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं, आखिरकार क्या क्या विशेषताएं हैं सामाजिक अनुसंधान की, ठीक है, समझते हैं भाई। पहली विशेषता है सामाजिक जीवन से संबंधित है, मतलब पहली बात तो सामाजिक अनुसंधान जो है ये किससे रिलेटेड है भाई, सामाजिक अनुसंधान जो है ये सामाजिक जीवन से रिलेटेड है, सोशल लाइफ से संबंधित है, पहली विशेषता सामाजिक अनुसंधान की। क्योंकि इसका जो व्यवहारिक पक्ष है, सामाजिक अनुसंधान का जो व्यवहारिक उद्देश्य है वो सामाजिक जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाता है, बहुत सारी अच्छाइयाँ लाता है। दूसरी बात पारस्परिक संबंधों की खोज करना, पारस्परिक संबंधों की खोज करना, चूँकि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक संबंधों को हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो परस्पर सामाजिक जो संबंध होते हैं उनकी खोज भी यहाँ पर एक प्रकार से सामाजिक अनुसंधान के द्वारा होती है। यानी सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता क्या है, पारस्परिक संबंधों की खोज करना भी, ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता आप यहाँ पर देखेंगे विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान जब होता है किसी भी मुद्दे को लेकर के, कोई सामाजिक घटना थी, उस घटना के बारे में अभी अच्छी जानकारी हमको नहीं प्राप्त थी या उस घटना के बारे में भी पूर्णतः जानकारी हमको नहीं प्राप्त थी। अब क्या हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता क्या करे, जाए और मतलब सोशोलॉजिस्ट कोई जाए, मतलब समाजशास्त्री कोई, और उस घटना पर बढ़िया तरीके से अवलोकन करे, उस घटना के स्थल पर जाए, वहाँ के बारे में एक एक चीज़ की जानकारी ले, तथ्यों के साथ सारे जो है उस घटना का विश्लेषण करे, और विश्लेषण करने के बाद में उस घटना के बारे में आकर के एक नियम बनाए और उसके बारे में एक पुस्तक छापे और फिर लिखे, और फिर जब हम उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, अज्ञानता से पर्दा दूर होगा। यानी अभी तक जो हम उस तथ्य के बारे में नहीं जान पा रहे थे, उस घटना के बारे में हमको अच्छी जानकारी नहीं मिल पा रही थी, वो अच्छी जानकारी हमको सामाजिक शोध के दौरान जो व्यक्ति ने किया, समाजशास्त्री ने जो शोध किया है उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि उसने बड़ा गहरा रिसर्च किया है उस मुद्दे पर, ठीक है। तो विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति होती, चूंकि एक समाजशास्त्री का या एक शोधकर्ता का संपूर्ण जीवन लगा होता है किसी घटना या किसी जो है चीज़ के बारे में, या संपूर्ण अनुभव लगा होता है उस घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में, तो विश्वसनीय होता है और एक आप उस पर विश्वास कर सकते हैं कि भाई ये घटना सत्य है, ठीक है। तो विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति हमको हो पाती है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान का चौथा उद्देश्य है सामाजिक प्रगति में सहायक होता है। सामाजिक प्रगति में चूंकि समाज जो सोशल प्रोग्रेस होता है वो तभी संभव है जब सामाजिक अनुसंधान होता रहे। बिना सामाजिक अनुसंधान के आप सोशल प्रोग्रेस की बात कैसे कर सकते हैं, सामाजिक प्रगति की बात कैसे कर सकते हैं। समाज तभी प्रगति करेगा जब समाज में अनुसंधान होगा, और जब समाज में अनुसंधान होगा तभी लोगों की आंखें खुलेंगी, लोगों मतलब समाज में परिवर्तन होगा और परिवर्तन की दिशा प्रगति की दिशा से मिलेगी।
मतलब एक प्रकार से समाज अच्छे दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, ठीक है, समाज में प्रगति होगी। तो सामाजिक प्रगति की दृष्टि से अगर देखें, सामाजिक प्रगति में भी सहायता करता है सामाजिक अनुसंधान, ये भी विशेषता है। पांचवी विशेषता है नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज करना। क्योंकि किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर एक बार कोई जानकारी आपके मन में धारणा बनी हुई है और शायद वो धारणा उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी जैसे पहले पता चला आपको कि भाई सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे खोज होने लगी, फिर पता चला कि नहीं, सूर्य जो है वो स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। फिर धीरे धीरे लोगों ने खोज करना प्रारंभ किया, फिर पता चला कि सूर्य जो है वो सर्पिलाकार दुग्ध मेखला जो मंदाकिनी है उसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है, सूर्य भी उसका चक्कर लगा रहा है, एक मंदाकिनी है उसका चक्कर लगा रहा है। बहुत दिनों बाद पूरा होगा, हम लोगों का जीवन तो पता नहीं कितने मतलब बहुत जल्दी पूरा संपूर्ण मानव समाज उस समय रहे ना रहे, तब सूर्य भगवान का एक चक्कर पूरा होगा उस मंदाकिनी का। तो सूर्य भी चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी को घूम रहा है, यानी सब घूम ही रहे, सब गतिमान है, कोई रुका हुआ नहीं है। तो ये बातें धीरे धीरे पता चली हमको। तो इसी प्रकार से नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज होती है जब सामाजिक अनुसंधान होता है, सामाजिक घटनाएं, सामाजिक तथ्यों का या सामाजिक समस्याओं का निराकरण होता है, नए नए जो है जानकारी हमको मिलती है, प्राचीन तथ्य हमारे सामने आते हैं जो बहुत दिनों पहले एक प्रकार से लुप्त हो गए, उनको खोज लाने में सामाजिक अनुसंधान की एक महती भूमिका होती है, बहुत अच्छी भूमिका होती है। तो ये हो गया आपका नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज करना, ये भी एक विशेषता है। इसके अलावा छठी विशेषता है प्रकृति इसकी वैज्ञानिक है। किसकी? सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, वैज्ञानिक है, यानी कि साइंटिफिक नेचर का एक प्रकार से विषय वस्तु है सोशल रिसर्च, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। तो इसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है, ये भी एक विशेषता हो गई सामाजिक अनुसंधान की। इसके अलावा अगली विशेषता क्या है, अगली विशेषता इसकी है अनुभव परक। सामाजिक अनुसंधान जो है ये अनुभव परक विषय वस्तु है। क्या है? अनुभव परक विषय वस्तु। चूंकि इसमें क्या होता है कि सामाजिक अनुसंधान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उस पर उस चीज़ पर एक प्रकार से फोकस होकर के उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में उसका विश्लेषण करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। तो एक उनका अनुभव हो जाता है उस मुद्दे के प्रति, जो बातें वो बताते हैं फिर वो अनुभवी बातें कही जाती है। तो अनुभव परक होता है, ऐसा नहीं कि केवल एक दिन में सारा शोध हो जाता है, नहीं, एक लंबा रिसर्च होता है, 4-5 सालों के बाद में वो एक प्रकार से नियम कायदे बनते हैं और उसके बाद में आपको बताया जाता है कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। इसके अलावा सिद्धांत निरूपण में सहायक है, ठीक है, सामाजिक अनुसंधान सिद्धांत निरूपण में भी सहायक है, यानी कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही समाज शास्त्र के कई सारे सिद्धांतों का एक प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ है। सिद्धांत कब बनते हैं? जब शोध होते हैं समाज में, शोध व्यक्ति करेंगे और लगातार 4-5 वर्षों तक शोध करते हैं, जो उनको तथ्य मिलते हैं, डाटा मिलते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में एक प्रकार से उसके बाद में इकट्ठा करने के बाद में उन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, उन तथ्यों को सजाते हैं सारणियन में और सांख्यिकी विधि के द्वारा उसको इकट्ठा करते, एकत्रित करते, फिर एक तरफ से पूरी एक कहानी, एक सिस्टम बनाते हैं, वो पूरा का पूरा एक नियम बनाते हैं और उस नियम के बाद में फिर एक प्रकार से वो क्या करते हैं, वो एक प्रकार से अपना जो नियम है वो एक प्रकार से सिद्धांत है उसको प्रतिपादित कर देते हैं। तो जो समाजशास्त्रियों के बहुत सारे सिद्धांत, जैसे कि जो है कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष की विचारधारा है, इमानुएल दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत है, या हर्बर्ट स्पेंसर का समाज का स्वाभाविक सिद्धांत है, या इसी प्रकार से आप देखते हैं सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत हो गया, ठीक है, पेट्रिम सोरोकिन का है शायद, तो या इसी प्रकार से और भी लोगों ने एक प्रकार से कई प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही सिद्धांतों को बनाया जाता है, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक सिद्धांतों को, भौगोलिक अनुसंधान के द्वारा भौगोल के सिद्धांतों को, ठीक है, राजनीतिक अनुसंधान के द्वारा राजनीति के सिद्धांतों को का निर्माण होता है। क्योंकि शोध के द्वारा ही, शोध के परिणाम स्वरूप ही अनुभव प्राप्त होता है, अनुभव के साथ साथ फैक्ट प्राप्त होता है, सत्य जानकारी प्राप्त होती है अच्छी, और उसी जानकारी के द्वारा ही हम किसी नियमों का प्रतिपादन करते हैं और संचालन करते हैं, और उन्हीं नियमों के संग्रह से ही एक प्रकार से विषय वस्तु का निर्माण होता है और विषय वस्तु आगे बढ़ती है, और आज हम आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई विशेषता किसकी, ये हो गई विशेषता भाई किसकी, सामाजिक अनुसंधान की, ठीक है। समझ में आ रही चीजें तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए सॉरी अगला पॉइंट है आपका सामाजिक अनुसंधान का महत्व। महत्व समझेंगे भाई सामाजिक अनुसंधान का क्या महत्व है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च,
पहला महत्व आप लिख सकते हैं अज्ञानता का नाश होता है इससे। यानी जब भी कोई सोशल रिसर्च होती है, किसी मुद्दे पर गहरा रिसर्च होता है, शोध होता है, तो हमारे मन में जो धारणा बनी होती है, पूर्वाग्रह पहले से हम बनाए रहते हैं किसी जो है वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी तथ्य को लेकर के, वो हमारी धारणाएं भंग होती हैं और अज्ञानता से पर्दा उठता है और एक ज्ञान का पर्दा हमारे समक्ष आता है जब किसी मुद्दे पर रिसर्च होता है। तो पहली बात, अनुसंधान इसलिए होता है और होना भी चाहिए क्योंकि अज्ञानता से पर्दा हटेगा, हमको ज्ञान मतलब कि सत्य जानकारी प्राप्त होगी। दूसरी बात, हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी सामाजिक अनुसंधान उपयोगी है। तीसरी बात, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी एक प्रकार जरूरी है। सामाजिक अनुसंधान जो होता है ये एक प्रकार से क्या करता है, सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन जब हो जाएगा तो उस सामाजिक समस्या का समाधान भी बहुत अच्छे तरीके से निकल आएगा। तो जब सामाजिक समस्या का अध्ययन करेंगे तभी सामाजिक समस्याओं का समाधान का रास्ता निकलेगा और इसीलिए सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन हम कर पाते हैं और समझ पाते हैं उसको। तो इसीलिए उपयोगी है या सामाजिक अनुसंधान का महत्व इस दृष्टि से है क्योंकि ये सामाजिक समस्याओं का क्या करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। चौथी बात या चौथा महत्व सामाजिक अनुसंधान का ये है दैनिक जीवन में कि भविष्यवाणी करने में सहायक है। यानी सामाजिक अनुसंधान जो होता है ये भविष्यवाणी करने में सहायक है। मतलब विज्ञान के दृष्टि से, विज्ञान में क्या होता है, किसी विषय वस्तु को वैज्ञानिक विषय वस्तु तब हम मानते हैं जब वह विषय वस्तु भविष्यवाणी कर सकता है। भविष्यवाणी मतलब कि आने वाला समाज कैसा होगा या आने वाले समाज में किस प्रकार के शोध हो सकते हैं या आने वाले समाज में क्या होगा, इसको सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम बता सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक तो वो एक प्रकार से करने में सहायक है सामाजिक अनुसंधान। और इसी दृष्टि से सामाजिक अनुसंधान जो होता है एक विज्ञान की श्रेणी में आता है और यही कारण है कि समाज शास्त्र को भी हमें केवल कला का विज्ञान नहीं मानते, मतलब केवल कला नहीं मानते हैं उसको, मतलब विज्ञान भी मानते हैं समाजशास्त्र को, पूरे के पूरे सोशियोलॉजी को। ठीक है, तो भविष्यवाणी करने में सहायक भी है सामाजिक अनुसंधान, इसीलिए इसका महत्व है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक अनुसंधान से समाज का कल्याण भी होता है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है और जब जनता की समस्याओं का समाधान हो जाता है कि भाई किस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, तो जनता को एक प्रकार से लाभ मिलता है और जनता सुखी होती, जनता वेलफेयर होती, एक प्रकार से कल्याण होता है जनता का, अच्छा होता है जनता के लिए और अच्छा मतलब जनता अच्छा लाभान्वित करती है, एक प्रकार से खुशी महसूस करती है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान के महत्व की अगर बात करें तो सामाजिक अनुसंधान का अगला महत्व, छठवां महत्व, सामाजिक सुधार। क्योंकि समाज में जो तमाम प्रकार की कुरीतियाँ, तमाम प्रकार के बहुत सारी ऐसे चीज़ें फैली हुई हैं जो कि एक प्रकार से उचित नहीं हैं, तो उनमें उचित क्या है और अनुचित क्या है इस बात का पता लगाने में भी सामाजिक अनुसंधान का महत्व है। तो सामाजिक अनुसंधान का महत्व सामाजिक सुधार करने में, समाज में जो सुधार होता है, सोशल रिफॉर्म जो होता है वो सामाजिक अनुसंधान के परिणाम स्वरूप ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सातवां काम क्या होता है, प्रभावशाली सामाजिक नियंत्रण होता है। अगर सामाजिक नियंत्रण की बात की, सोशल कंट्रोल की बात करें तो प्रभावशाली यानी इम्पैक्टफुल सोशल कंट्रोल होता है। कोई बच्चा है वो चोरी ना करे, कोई बच्चा है वो डाका ना डाले, कोई बच्चा है किसी को मारे ना, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों एक सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, उसमें अच्छा बच्चे को सिखाया जाता है। यानी सामाजिक अनुसंधान जो होता है वो यह तय करवाता है या सामाजिक अनुसंधान के द्वारा एक प्रकार से एक सामाजिक नियंत्रण में भी अच्छी भूमिका निभाता है और प्रभावशाली सामाजिक नियंत्रण की एक प्रकार से एक रूपरेखा, एक प्रकार से एक ब्यौरा तैयार करता है, एक मसौदा तैयार करता है जिससे बच्चों पर और सामाजिक लोगों पर, समाज के लोगों पर कंट्रोल किया जा सकता है, उन पर नियंत्रण किया जा सकता है, उनको अच्छे मार्ग पर लाया जा सकता है। तो प्रभावशाली सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से भी सामाजिक अनुसंधान का अपना महत्व है। इसके अलावा अगला जो आठवां महत्व है आपका, यहाँ पर आठवां महत्व है आपका, ये 9वां कर लीजिएगा। फिर आठवां महत्व है भैया आपका राष्ट्रीय एकता के लिए। राष्ट्रीय एकता के लिए भी बहुत उपयोगी है। राष्ट्रीय एकता के लिए सामाजिक अनुसंधान बहुत उपयोगी, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा जो समाज में बहुत सारी जैसे जाति व्यवस्था हो गई समाज की, एक प्रकार से राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती है। चाहे बात करें हम संप्रदायवाद की या जातिवाद की, धर्मवाद की, संप्रदायवाद की,
क्षेत्रवाद की, ये सब ऐसी विचारधाराएं हैं जो कि क्या करती हैं, समाज को संकीर्ण कर देती हैं, छोटा कर देती हैं, सकरा कर देती हैं। लेकिन जब इन्हीं समस्याओं से पर्दाफाश करते हैं हम, और पर्दाफाश कैसे करेंगे, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा। सामाजिक अनुसंधान से हमको एक ज्ञात होगा कि भाई जाति व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था या जातिवाद करना मतलब एक प्रकार से बेबुनियाद है। जाति के आधार पर लड़ना बेबुनियाद है, अच्छा नहीं है। संप्रदायवाद के नाम पर झगड़ा लड़ाई करना आपस में, ये भी बेबुनियाद है, अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार से क्षेत्रवाद के नाम पर कि हम फलाना क्षेत्र से, हम फलाना क्षेत्र से, हम ढकाना क्षेत्र से हैं, इसको लेकर के आपस में गुरूरता और लड़ने झगड़ने की बात करना, ये भी गलत बात है। तो ये सब एक प्रकार से कौन बताता है हमको, ये सब सामाजिक शोधों के द्वारा बहुत सारे विद्वान बताते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो ये भी एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता के लिए भी उपयोगिता, चूंकि राष्ट्रीय एकता के लिए उपयोगी इसलिए है चूंकि सामाजिक अनुसंधान एक प्रकार से संप्रदायवाद को बढ़ावा नहीं देता, संप्रदायवाद को कम करने का प्रयास करता है। सामाजिक अनुसंधान क्षेत्रवाद को, जातिवाद को, ठीक है, धर्मवाद को, भाषावाद को, इन सभी को क्या करता है, कम करता है, इन सभी को बढ़ावा नहीं देता है। और इसी दृष्टि से राष्ट्रीय एकता के लिए एक प्रकार से उपयोगी होता है सामाजिक अनुसंधान। नौवां महत्व इसका ये है कि सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सोशल जो चेंज होता है, समाज चूँकि विभिन्न समाजों में लगातार परिवर्तन होता रहता है, कोई भी दुनिया का ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर परिवर्तन ना होता हो। दुनिया के समस्त समाजों में परिवर्तन होता है, बशर्ते वो परिवर्तन हो सकता है किसी समाज में तीव्र गति से हो, किसी समाज में वही परिवर्तन धीमे गति से हो, किसी समाज में परिवर्तन एक प्रकार से औसत होता है। तो अधिकतर समाजों में जो परिवर्तन होता है समाज का, वो औसत होता है, मतलब कि ठीक ठाक होता है, कुछ में ज़्यादा तेज होता है, कुछ में कम तेज होता है, ठीक है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन होता जरूर है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और इसीलिए समाज ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य यहाँ पर है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, सामाजिक नियमों में परिवर्तन, सामाजिक रीतियों में परिवर्तन, समझ रहे चीज़ों को। तो इन सब में परिवर्तन जो होता है ये किसके कारण होता है, सामाजिक शोध के कारण होता है। कैसे, जैसे किसी समाज में कोई शोध हुआ, कोई रिसर्च हुआ, किसी मुद्दे को लेकर के रिसर्च हुआ, तो उसके बाद में जो अवधारणा पहले बनी थी उस बारे में वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे में लोग परिवर्तित हो जाते हैं और एक प्रकार से क्या करते हैं, लोगों का माइंडसेट बदलता है, और जब लोगों का माइंडसेट बदलता है तो एक प्रकार से क्या करते हैं, वो जागरूक होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, तो परिवर्तन भी होता है, और परिवर्तन सही दिशा में होता है। इस बात को एक प्रकार से सामाजिक अनुसंधान के द्वारा आप जान सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान सत्य की बात करता है, तथ्यों की बात करता है, फैक्ट की बात करता है। इसी दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन एक प्रकार से अच्छे तरीके से होता है, और सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सामाजिक अनुसंधान को समझना भी जरूरी होता है। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान का ये महत्व हो गया। अज्ञानता का नाश, ज्ञान की प्राप्ति, वैज्ञानिक अध्ययन, सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन भविष्यवाणी करने में सहायक है, सामाजिक कल्याण करता है, समाज सुधार में सहायक है, प्रभावशाली सामाजिक नियंत्रण है, राष्ट्रीय एकता के लिए एक प्रकार से उपयोगी है, सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए भी उपयोगी है सामाजिक अनुसंधान। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है सामाजिक अनुसंधान के मुख्य चरण। सामाजिक अनुसंधान के मुख्य चरण की बात करें हम कि भाई कितने चरण होते हैं, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चरण बताए हैं। वैसे अगर बात की सामाजिक अनुसंधान के चरण की, तो सामाजिक अनुसंधान के कई चरण होते हैं। चूँकि सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, और शोध का मुख्य लक्ष्य होता है वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति, समानवीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करना, ठीक है। तो वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक कार्यविधि जो होती है उसका सहारा लेना आवश्यक हो जाता है, और इसको लेकर के अगस्त काम्ट, श्रीमती पीबी यंग, ठीक है, और इसके अलावा श्री जॉर्ज ए लुंडबर्ग, ये सब लोग एक प्रकार से चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने किम्बल यंग बोल दिया था, किम्बल यंग नहीं है, श्रीमती पीबी यंग कर लीजिएगा, यहाँ पर श्रीमती पीबी यंग है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, श्रीमती पीबी यंग, ठीक है। ये हैं, इन्होंने कहा था सामाजिक अनुसंधान के बारे में, इनका गहरा रिसर्च है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार से कई सारे विद्वान ने सामाजिक अनुसंधान के चरण, अच्छा सामाजिक अनुसंधान का चरण भी यही है, और वैज्ञानिक पद्धति का भी चरण यही है। अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक पद्धति का चरण, ठीक है, तो भी आप यही लिखेंगे, वैज्ञानिक पद्धति का चरण, ठीक है। ध्यान रखेंगे।
तो वैज्ञानिक पद्धति का चरण बोले या सामाजिक अनुसंधान का मुख्य चरण बोले, दोनों बात एक ही है यहाँ पर। ठीक है, तो समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे थोड़ा सा। देखिए, सामाजिक अनुसंधान के मुख्य चरण की अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक पद्धति का भी मुख्य चरण है, चूंकि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके सामाजिक अनुसंधान की चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। पहली बात तो पहला जो चरण होता है सामाजिक अनुसंधान का, पहले क्या करते हैं, जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वो समस्या का या विकल्प विषय का चुनाव करते हैं कि भाई हमको किस चीज़ पर हमको शोध करना है। ठीक है, किस चीज़ पर हमको क्या करना है, शोध करना है। पहले वो समस्या का, सामाजिक समस्या है तो सामाजिक समस्या का चुनाव कर लेते हैं, या किसी मुद्दे पर शोध करना है, किसी विषय पर शोध करना है तो उस विषय को एक प्रकार से पहले चुन लेते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया होती है संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं, यानी जिस विषय का उन्होंने चुनाव किया है उस विषय का जो साहित्य है या उस विषय के बारे में जो पूर्व जानकारी है उस जानकारी का अध्ययन कर लेना परमावश्यक होता है दूसरे चरण में। फिर तीसरा चरण आता है सामाजिक अनुसंधान का। फिर क्या करते हैं जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में फिर इकाइयों का निर्धारण करते हैं। इकाई का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में बांट लेते हैं अध्ययन की चीज़ों को, कि पहले हम एक इकाई पढ़ेंगे, फिर दूसरी इकाई, फिर तीसरी इकाई, फिर चौथी इकाई। जिस प्रकार से आप सिलेबस पढ़ते हैं, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इसी प्रकार से। तो फिर हम क्या करेंगे, तीसरे चरण में हम अनुसंधान के इकाइयों का निर्धारण कर लेंगे और इकाइयों में बांट लेंगे। ठीक है, चौथे चरण में जब हम पहुंचेंगे तो प्राक कल्पना का निर्माण कर लेंगे। एक प्राक कल्पना मतलब एक अपने मन में एक धारणा बना लेंगे कि हमको नियम कैसे प्रतिपादित करना है या हमको किस पर काम करना है। ठीक है, एक धारणा, एक प्राक कल्पना, एक मसौदा, एक सांचा बना लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करेंगे, कहाँ पर हमको अध्ययन करना है, कहाँ कहाँ पर जाना है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर लेंगे। कहाँ पर जा करके शोध करना है, ये सारी चीज़ें हम एक प्रकार से क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे। तो अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण कर लेंगे, ये पांचवा चरण हो गया। इसके बाद में अगला चरण होता है छठा चरण, सूचनादाताओं का चुनाव करना। सूचनादाता का मतलब क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में हमको चूंकि जाना है या किसी एक ही क्षेत्र में जाना है तो हमको ये पता लगाना होगा कि हमको किसके किसके पास जाना है, किसके किसके पास से हमको जानकारी ग्रहण करनी है, किसके किसके पास से हमको सूचना लेनी है, जानकारी ग्रहण करनी, किसके किसके किससे किससे हमको साक्षात्कार करना है, किससे पूछना है कि यहाँ पर क्या हुआ था, इस मुद्दे में इस समय क्या हुआ था। जैसे बहुत सारे रिपोर्टर जाते हैं कि भैया क्या कहना चाहेंगे आप, ऐसे मैग लगा के मुँह में ऐसे 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 ला जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप, तो आदमी डर जाता है। अभी एक रील फेमस हुई है तसला वाली, और मैडम गई पूछने की जो है क्या कहना चाहें किसी मुद्दे पर, वो तो कह रहा कि हमारे पास मसाला नहीं है, मसाला नहीं है। तो कहा फिर क्या है, तो कह रहा हमारे पास तसला है। ठीक है, वो कह रहा था, मैंने देखा बड़ी मज़ा आई मुझको, वो कह रहा था मेरे पास तसला है। तो फिर मैडम कहीं कि अच्छा तो तसला है तो मैं क्या करूं, तो कहा कि मुझे नौकरी दिलवा दो। तो मैडम ने कहा, जो पत्रकार महोदया थी, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं नौकरी देने थोड़ी आई हूं। तो फिर उस मजदूर ने कहा, जो तसला लिए हुए था, उसने कहा कि तो मैं इंटरव्यू देने थोड़ी आया हूँ यहाँ पर। तो इतना ज़बरदस्त बोला कि एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग किया उसने, मज़ा आ गया सुनने में। तो सूचनादाताओं का चुनाव करना, तो इसी प्रकार से हमको किससे किससे बात करनी है, कहाँ कहाँ जाना है, किससे किससे सूचना इकट्ठा करनी है, कहाँ कहाँ से हमको एक प्रकार से जो तथ्य है, जो डाटा है, हमको उसका कहाँ कहाँ से कलेक्शन करना है। छठा चरण में, सातवें चरण में हमको करना क्या है, सूचना के स्रोतों और अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण कर लेना है। कि जैसे मैंने आपको बताया सूचना के स्रोत मतलब कि किससे किससे हमको सूचना मिलेगी इस मुद्दे के बारे में, किसी मुद्दे पर जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस समस्या के बारे में आप रिसर्च करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलेगी उसका निर्धारण कर लेना, और उसके उपकरण का निर्धारण करना कि किन किन माध्यमों से हमको मिलेगी, किन विधियों का प्रयोग करके हम उन तक पहुँच सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हमको क्या करना है, उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण कर लेना कि जिन उपकरणों का प्रयोग करके हम सूचना का कलेक्शन कर रहे हैं, या जिन प्रविधियों का या जिन विधियों का प्रयोग करके हम सूचना को इकट्ठा करने जा रहे हैं, वो प्रविधियां या उपकरण सही हैं या नहीं सही हैं। जैसे आप अगर दूध नापने जा रहे हैं तो ये देख लीजिए कि लैक्टोमीटर जो है वो सही दूध नापेगा कि नहीं नापेगा, लैक्टोमीटर सही है कि नहीं सही है, या एक प्रकार से जो मशीन है वो सही है कि नहीं सही है, या आप एक प्रकार से कुछ भी करते हैं तो पहले जांच लें कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये कर लेना सबसे पहले, मतलब 8वें चरण में। फिर 9वें चरण में हम लोग प्रवेश करेंगे। इसके 9वें चरण में क्या होगा,
जो तथ्य हमारे पास मिलेंगे, जो तमाम प्रकार के लोगों से बातचीत करने के बाद में, उपकरणों प्रविधियों का प्रयोग करने के बाद में जो हमको तथ्य मिलेगा, जो हमको डाटा मिलेगा, जो हमको फैक्ट मिलेगा, उन फैक्ट का हम अवलोकन और संकलन करेंगे। अवलोकन करने के बाद संकलन करेंगे। अवलोकन का मतलब क्या होता है, उसको देखेंगे कि भाई क्या क्या मिला, सत्य है कि नहीं सत्य है, उसका हम अवलोकन करेंगे अच्छे तरीके से, उसको देखेंगे, उस पर विचार करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, मतलब उसको चेक करेंगे। उसके बाद में उसका संकलन करेंगे। संकलन मतलब उसको हम इकट्ठा करेंगे, उस डाटा को हम उस डाटा का कलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, सामाजिक अनुसंधान का अगला चरण होता है तथ्यों का संपादन करना। तथ्यों का संपादन करना, संकेतन करना, वर्गीकरण करना और सारणीकरण करना। मतलब तथ्यों को एक सारणी में, एक प्रकार से कि ये तथ्य यहाँ के हैं, ये तथ्य इसके हैं, एक सारणी में बांट लेना। चूंकि कई सारे तथ्यों का आपने जानकारी ली है, कहाँ से कितना प्राप्त किया, तो वो एक सारणी और एक प्रकार से क्या कर ले, वर्गीकरण कर लें, उनका बंटवारा कर लें। ए वाले को ए कॉलम में, बी वाले को बी में, इस प्रकार सारणी और स्तंभ बना करके अपना सेट कर लें। संकेतन मतलब एक प्रकार से जिसको मान लेते हैं, जैसे वाटर है तो वाटर को एक प्रकार से मान लेते हैं आप W से चिन्हित कर रहे हैं, या एक प्रकार से मिल्क को आप यम से चिन्हित कर रहे हैं। ऐसे प्रकार से जिसको भी आप चिन्हित करना चाहें तो आप प्रतीक के माध्यम से यम या ABCD किसी, या फिर आबासा, इस प्रकार से आप उसको प्रतीक शब्दावली में कर सकते हैं। ठीक है, तो तथ्यों का संपादन करना होता है। तथ्यों का संपादन, तथ्यों का संकेतन, यानी तथ्यों को आप अगर संकेत की भाषा में लिखना चाहते हैं तो वो भी, उसका वर्गीकरण कर लीजिए अगर करना है तो, उसका सारणीकरण करना है कि सारणी, 2 सारणी, 3 सारणी, इस प्रकार से बनाना है तो वैसे आप बना लेंगे, ताकि क्या होगा, इससे समझने में आसानी होगी और तथ्यों को अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे टाइम टेबल बना लेना, जैसे विद्यार्थियों का टाइम टेबल होता है, जब प्रिंसिपल से पूछेगा टाइम टेबल जो होता है कि भाई टीचर का टाइम टेबल कैसा होता है, कि किस कक्षा में कब किस टीचर को पढ़ाना है, पूरा टाइम टेबल बना लेते हैं और एक सारणी के रूप में एक चार्ट बना लेते हैं। तो चार्ट के माध्यम से आप अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कब किस घंटे में कौन से टीचर का एक प्रकार से क्लास लगेगा, ये आप समझ पाते हैं उसको। ठीक है, तो ये होता है, तो ये सब कर लेना। फिर इसके बाद में तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन करना। जो तथ्य आपने इकट्ठा किए हैं, जो आपने सारणी में इकट्ठा किए हैं, वो एक बार चेक कर लें, उसका विश्लेषण कर लें, एनालिसिस कर लें उन चीज़ों का कि ये चीज़ें जो हमने करी हैं सही हैं कि गलत हैं, पूरा एकदम से जांच परख कर लें। फिर उसके बाद में क्या करें, जब ये सारी चीज़ें संपन्न हो जाएं, जांच परख हो जाए आपकी तथ्यों की, फिर उसके बाद में आप सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन करें। मतलब कि सीधा सीधा फिर आप नियम का प्रतिपादन कर दें, एक संकल्पना प्रस्तुत कर दें अपनी। ठीक है, कि ये नियम जो है हमारी हो गई। ठीक है, संकल्पना कहना उचित ना होगा, नियम प्रतिपादित कर देना। नियम मतलब एक प्रकार से जिसमें सत्यता होती है। संकल्पना मतलब क्या होता है कि एक पूर्व धारणा नियम की, एक नियम का सांचा पहले से तैयार करना जिसमें कल्पना समाहित हो कि ऐसे ऐसे होगा। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो ये हो गया एक प्रकार से आपका सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन। तो समस्या सामाजिक अनुसंधान में मैंने उसके कई सारे चरण बताए, जैसे कि पहला चरण कि किसी समस्या का चुनाव कैसे करना है, चुनाव करने के बाद में और नियमों के प्रतिपादन तक, ये होता है सामाजिक अनुसंधान का एक प्रकार से चरण। और सामाजिक अनुसंधान इस प्रकार से किया जाता है, पहले समस्या का निर्धारण किया जाता है, समस्या या विषय का चुनाव किया जाता है, फिर संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है, फिर इकाइयों का निर्धारण किया जाता है, फिर प्राक कल्पना का निर्माण करते हैं, फिर अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, उसके बाद सूचनादाताओं का चुनाव करते हैं, फिर सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण करते हैं, उसके बाद उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण करते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग तथ्यों का अवलोकन करते हैं, उसके बाद संकलन करते हैं, फिर तथ्यों का संपादन करते हैं, संकेतन करते हैं, वर्गीकरण और सारणीकरण करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन करने के बाद में सामान्यीकरण के द्वारा हम नियमों का प्रतिपादन कर देते हैं और फाइनली एक नियम बन जाता है। क्लियर। इस प्रकार से नियम बनते हैं सामाजिक अनुसंधान के द्वारा और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके। समझ में आई चीज़ें। तो ये है सामाजिक अनुसंधान का पहला चैप्टर, जिसके बारे में मैंने खूब विधिवत तरीके से आपको समझा दिया। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी बातें आई हुई होंगी। एक भी बात अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रही तो फिर से आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। हालांकि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उसमें हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे और भी सब्जेक्ट की क्लास आपकी जल्दी होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। एक बात और आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि आज का जो भी ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में लगभग आपके 10 से 20 नंबर आपके इसी ही एक चैप्टर से आने वाले हैं। ठीक है, पहले चैप्टर से आपके 10 से 20 नंबर तैयार होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में लगभग और लगभग यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन।
और लिखित में आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी लघु और दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय के। हो सकता है 2 प्रश्न पूछे जाएं, एक आपका अति लघु उत्तरीय का और एक दीर्घ उत्तरीय का यहाँ से, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ से कई प्रश्न इसलिए बनते हैं, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा, ये आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ या परिभाषा बताते हुए सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए और सामाजिक अनुसंधान के मुख्य चरणों को बताइए, ऐसे पूछेगा। तो आप लघु उत्तरीय में लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय पूछेगा सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं, उसकी प्रमुख विशेषताएं बताते हुए उसके प्रकार और उसके मुख्य चरणों पर प्रकाश डालिए, या एक प्रकार से उसका क्या महत्व है, सामाजिक अनुसंधान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है इसको बताएं, या समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान का क्या महत्व है इसको बताएं। तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकते हैं। उन समस्त प्रश्नों के उत्तर को देने में आप सक्षम हो सकेंगे अगर आप लोगों ने यह वीडियो देखी है। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीज़ें आई हुई होंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी के लिए इसी प्रकार से मैं लगातार आता रहूँगा और लगातार आपकी क्लास होती रहेगी। इसके बाद में हम चैप्टर 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपने सामाजिक अनुसंधान के अर्थ और परिभाषा को समझा, फिर उसके बाद में आपने जो है क्या समझा, आपने सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताओं को जाना। इसके अलावा आपने सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य और प्रकार समझा, सामाजिक अनुसंधान का महत्व समझा, सामाजिक अनुसंधान के मुख्य चरण समझा। अच्छा, यही चीज़ वैज्ञानिक पद्धति का भी चरण है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बातें? तो ये रहा आपका 5th सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर 2 सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति का चैप्टर नंबर 1, जिसके बारे में आप लोगों ने जाना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल सभी जितने फ़ोन आपके घर में है सभी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।